इस फिल्म की शुरुआत ज्यूस की नरेशन से होती है, जो कि कह रहे थे कि पृथ्वी पर पहले देवताओं और राक्षसों का राज हुआ करता था, लेकिन मेरा बेटा पर्सियस, जो कि आधा इंसान और आधा देवता था, उसने क्रैकन को मारकर इंसानियत की रक्षा की। इसलिए मैंने पर्सियस को अपने साथ मिलकर राज करने का मौका दिया, लेकिन उसने एक आम इंसान की तरह जीवन जीने का फैसला किया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी की मौत के वक्त भी उसने मुझसे या बाकी देवताओं से कोई मदद नहीं मांगी। लेकिन अब हम देवताओं का समय पूरा हो रहा है, इसीलिए मेरा बेटा पर्सियस अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। इसके बाद हमें पर्सियस को दिखाया जाता है, जो कि एक मछुआरा है और उसका भी एक बेटा है। वो अपने बेटे को कोई योद्धा नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपनी तरह एक मछुआरा बनाना चाहता है। खैर, अब इसके बाद में रात में ज्यूस पर्सियस से मिलने के लिए आते हैं। वो उससे बताते हैं कि इंसानों ने देवताओं की पूजा करना बंद कर दी, जिस वजह से देवताओं की शक्तियाँ कम हो रही हैं, और ऐसा होने के चलते हम देवताओं ने जो चीजें बनाई थी वो सब भी खत्म हो रही हैं। और तभी यहाँ पर एक हल्का सा भूकंप आता है। ये देखकर पर्सियस समझ जाता है कि टोर्टोइस की दीवारें कमजोर हो रही हैं। ज्यूस कहते हैं कि हाँ, अगर टोर्टोइस की दीवारें एक बार गिर गईं, तो वहाँ के सारे राक्षस बाहर आ जाएंगे, और कुछ तो बाहर आ भी चुके हैं। और अगर इसी तरह से देवताओं की शक्तियाँ कम होती रही तो वो मरने लगेंगे। ऐसा हुआ तो मेरे पिता क्रोनोस बाहर आकर पूरी दुनिया का अंत कर देंगे। इसलिए ज्यूस पर्सियस से कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम आधे देवता हो और तुम बाकी देवताओं के साथ मिलकर इस परेशानी का कोई हल निकाल सकते हो। लेकिन पर्सियस कहता है कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, जिस पर ज्यूस वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पोसाइडन, ज्यूस और ज्यूस का बेटा एरीज, ये तीनों के तीनों पाताल नगरी हेडिस से मिलने के लिए जाते हैं, और ये उससे कहते हैं कि हम टोर्टोइस की दीवारें दोबारा से बनाना चाहते हैं, उन्हें मजबूत करना चाहते हैं, ताकि वहाँ से कोई भी बाहर न निकले। लेकिन हेडिस उनकी इस बात को मानने से इनकार कर देता है। लेकिन एडीज, जिसे ज्यूस ने स्वर्ग से निकालकर पाताल में भेज दिया था, वो इन पर आक्रमण कर देता है, जिसमें पोसाइडन घायल हो जाता है, जबकि एरिस अपने ही पिता ज्यूस पर हमला कर देता है। वो उन्हें कैद कर लेता है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि ये एडीज के साथ मिला हुआ है। और वहीं टार्टरस की वॉल कमजोर होने की वजह से उसमें से बहुत सारे राक्षस बाहर निकलकर तबाही मचाने लगे थे, और इन्हीं सब में से एक राक्षस था जिसके 2 मुंह थे। वो अपने मुंह से आग निकालकर पर्सियस के गाँव को तबाह करने लगता है। लेकिन यहाँ पर्सियस पहुँच जाता है। वो बड़ी ही हिम्मत के साथ उसका सामना करता है और उस राक्षस को मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में वो काफी घायल हो गया था। अब इसके बाद वो अपने ही गांव की एक औरत से अपना इलाज कराता है। वो औरत उससे कहती है कि तुम आधे देवता हो, तुम्हें ये सब रोकना चाहिए। लेकिन पर्सियस उस औरत से कहता है कि मैंने अपनी वाइफ से वादा किया था कि मैं अपने बेटे को तलवार उठाने नहीं दूंगा। वो औरत कहती है कि ये सारी बातें उस स्थिति में काम आती हैं जब हालात सामान्य हो, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। इसीलिए पर्सियस अपने बेटे को साथ लेकर ज्यूस के मंदिर में उनसे बात करने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, और काफी प्रार्थना करने के बाद भी ज्यूस वहाँ पर नहीं आते। लेकिन यहाँ पर पोसाइडन पहुँच जाता है। पोसाइडन यहाँ पर काफी घायल थे। वो यहाँ पर पर्सियस को बताते हैं कि तुम्हारे फादर ज्यूस को हेडिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और इसीलिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। पर्सियस उनसे कहता है लेकिन मैं पूरी तरह से देवता नहीं हूँ। पोसाइडन कहता है कि तुम जाकर मेरे बेटे एग्नोर से मिलो, क्योंकि वो भी आधा देवता है। वो रानी एंड्रोमेडा के पास कैद है, तुम उसकी मदद से हेफाइसिस के पास जाओ। दरअसल हेफाइसिस वही था जिसने टार्टरस का नक्शा बनाया था। इसके बाद पोसाइडन पर्सियस को अपना त्रिशूल देते हुए कहते हैं कि अगर मेरा बेटा एग्नोर इसके लायक हो तो ये उसे दे देना। जिसके बाद पोसाइडन की जान चली जाती है। इसके बाद पर्सियस अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर रानी एंड्रोमेडा के पास चला जाता है। लेकिन वही एंड्रोमेडा के सैनिक उसे हवा में उड़ता देखकर उसे दुश्मन समझकर उस पर तीर चलाने वाले ही होते हैं कि तभी यहाँ रानी एंड्रोमेडा आकर उन्हें रोकती है। और जब उन्हें ये पता चलता है कि ये पर्सियस है, तो सभी सैनिक उसके सामने झुक जाते हैं। इसके बाद पर्सियस एंड्रोमेडा के साथ एग्नोर से मिलता है। जिसके बाद पर्सियस उसे बताता है कि मैं ज्यूस का बेटा हूँ, और मैं भी तुम्हारी तरह आधा इंसान और आधा देवता हूँ। साथ ही पर्सियस उसे बताता है कि तुम्हारे पिता अब मर चुके हैं, जिस पर वो कहता है कि देवता कभी नहीं मरते। लेकिन पर्सियस उसे याद दिलाता है कि अब देवता भी मरने लगे हैं। एग्नोर उससे कहता है कि अगर रानी एंड्रोमेडा मेरे शहर के वजन जितना सोना मुझे देने का वादा करे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और इसीलिए रानी एंड्रोमेडा उसे सोना देने का वादा करती है। इसके बाद ये दोनों रानी एंड्रोमेडा और उसके कुछ सैनिक उस टापू पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ की हिपेस्टस रहा करता था। रास्ते में एंड्रोमेडा पर्सियस से सवाल करती है कि हेफेस्टियस कौन है, जिस पर पर्सियस कहता है कि ये भी एक देवता है, और इन्होंने ही ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस का अस्त्र बनाया था, और अगर इन तीनों अस्त्रों को जोड़ दिया जाए तो एक ऐसा महाविनाशक अस्त्र बनेगा जिससे क्रोनोस को मारा जा सकता है। दूसरी तरफ एग्नोर, जिसे उसके पिता ने अपना त्रिशूल दे दिया था, उस त्रिशूल की मदद से वो सभी को हेफेस्टियस के टापू पर ले आता है। लेकिन इस टापू पर बहुत सारे जाल बिछे होते हैं, जिसमें से एक में एग्नोर फंस जाता है। जिसके बाद कोई उस जाल को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देखकर पर्सियस उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा साइक्लोप्स उसके सामने आ जाता है। इसीलिए अब एंड्रोमेडा के सैनिक उस पर तीरों से वार करने लगते हैं, लेकिन इनका उस पर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन पर्सियस किसी तरह से उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है।
अब यहाँ पर और भी साइक्लोप्स पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर परसियस पोसाइडन का वो त्रिशूल निकाल लेता है। उसके हाथ में ये त्रिशूल देखकर सभी साइक्लोप्स उसके सामने घुटने टेक देते हैं, जिसके बाद ये एग्नोर सहित उन सभी को हेफेस्टियस के पास ले जाते हैं। यहाँ पर जब हेफेस्टियस को ये पता लगता है कि पोसाइडन मर चुका है और जियोस हेडिस की कैद में है, तो वो कहते हैं कि दुनिया का अंत करीब आ गया है। जिस पर परसियस उससे कहता है कि तुमने इतने ताकतवर हथियार बनाए हैं और अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। जिसमें हेफेस्टियस कहते हैं कि एक बार मैंने हेडिस की मदद की थी, लेकिन बदले में तुम्हारे फादर जियोस ने मेरी शक्तियाँ छीन ली और अब मैं सिर्फ एक मामूली इंसान बन चुका हूँ। जिस पर एंड्रोमेडा उससे कहती है कि आप एक इंसान होकर भी हमारी मदद कर सकते हैं। हेफेस्टियस को एंड्रोमेडा की आंखें अपनी वाइफ की जैसी लगती हैं और अब इसीलिए वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हेडिस ने जियोस को पाताल में कैद किया है तो जरूर उसने जियोस को टार्टरस के बीचों बीच कैद किया होगा, जहाँ पर कि क्रोनोस उसकी शक्तियों को चूस रहा होगा। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने टार्टरस में जाने के लिए एक खुफिया रास्ता भी बनाया था, जिसके जरिए हम जियोस तक पहुँच सकते हैं। दूसरी तरफ हम जियोस को देखते हैं, जो कि सच में टार्टरस की दीवारों के बीचों बीच था, और वहीं दूसरी तरफ अब ये सब भी टार्टरस की दीवारों तक पहुंच चुके थे। और तभी वहाँ पर अचानक से एरिस आकर इन पर हमला कर देता है, जो कि एंड्रोमेडा के साथियों को मार देता है। साथ ही साथ वो परसियस पर भी भारी पड़ रहा था। लेकिन इतने में ही हेफेस्टियस उस खुफिया दरवाजे को खोल देते हैं, जिससे होकर ये सभी लोग जियोस तक जाने वाले थे। जिसके बाद इस दरवाजे से होकर एग्नोर, परसियस और एंड्रोमेडा अंदर चले जाते हैं। लेकिन एरिस हेफेस्टियस को आखिर में अपना शिकार बना लेता है। अब अंदर पहुंचकर ये तीनों एक नक्शे की मदद से आगे बढ़ रहे होते हैं, और वहीं अंदर आने पर टार्टरस की दीवारें थोड़ी थोड़ी देर में ही अपनी जगह बदल रही होती हैं। इसलिए ये सभी लोग बड़ी ही सावधानी के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक छोटी सी गलती इनकी जान ले सकती थी। दूसरी तरफ जियोस हेडिस से सवाल करते हैं कि मैंने तुम्हें पाताल लोक भेज दिया, लेकिन क्या तुम फिर भी मुझे माफ कर सकते हो? जियोस कहता है कि तुमने तो मुझे इस तरह से आग की जंजीरों में बांध रखा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। ये बात सुनकर हेडिस भी जियोस के लिए थोड़ा नर्म हो जाता है। लेकिन वहीं एरिस इन दोनों को इस तरह से बातें करता देखकर वो हेडिस पर टूट पड़ता है, जिसके बाद वो जियोस के हथियार से हेडिस को मारने ही वाला होता है कि जियोस अपने उस अस्त्र को अपनी शक्तियों से रोक देते हैं, जिस वजह से वो हेडिस को मार नहीं पाता। और अब हेडिस को संभलने का मौका मिल जाता है। वो उठकर एरिस से लड़ने लगते हैं, जिससे ये दोनों यहाँ पर बनी एक ज्वालामुखी की तरफ गिरने लगते हैं। इतने में ही यहाँ पर परसियस भी पहुंच जाता है और वो जियोस को आजाद कराता है। लेकिन तब तक क्रोनोस ने जियोस की काफी सारी शक्तियाँ चूस ली थी, जिस वजह से जियोस काफी बूढ़े हो गए थे। खैर अब परसियस जियोस को लेकर यहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके सामने फिर से एरिस आ जाता है, जिसके पीछे से हेडिस भी आकर उसे जियोस को कुछ भी करने से रोकता है। इसके बाद इन दोनों में वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इतने में ही परसियस जियोस को लेकर बाहर जा ही रहा होता है। इतने में ही एरिस पोसाइडन के त्रिशूल से जियोस पर वार करता है, जिससे जियोस काफी घायल हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि एरिस कुछ और कर पाता, जियोस परसियस से हेडिस का वो अस्त्र लेकर उसे पोसाइडन के त्रिशूल से जोड़ देते हैं, जिससे एक तेज रोशनी के साथ ये लोग वहाँ से गायब होकर रानी एंड्रोमेडा के राज्य में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन अब जियोस काफी कमजोर हो चुके थे, जो कि परसियस से उन तीनों हथियारों को जोड़कर क्रोनोस से लड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन परसियस के पास सिर्फ 2 ही अस्त्र थे, क्योंकि जियोस का अस्त्र एरिस के पास था। इसीलिए वो टेलीपोर्ट पावर का इस्तेमाल करके अपने भाई एरिस को लड़ाई की चुनौती देता है, और अब इसीलिए एरिस परसियस की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन उसके पास परसियस का बेटा होता है, जिस पर परसियस उससे विनती करता है कि प्लीज मेरे बेटे को इस लड़ाई से दूर रखो। एरिस कहता है कि मैं इससे कुछ नहीं करूंगा, बल्कि इसके सामने इसके बाप को यानी कि तुम्हें मारूंगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। दूसरी तरफ क्रोनोस टार्टरस की दीवारों से आजाद हो चुका था। अब बहुत सारे राक्षस बाहर पृथ्वी पर आ चुके थे। वो बाहर आकर काफी आतंक मचा रहे थे, और रानी एंड्रोमेडा और उसके सैनिक इन राक्षसों का सामना कर रहे थे। दूसरी तरफ हम जियोस को देखते हैं, जो कि अधमरी हालत में थे। तभी उनके पास हेडिस आकर उनके कान में कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ऐसा कहकर वो उनके हाथ को पकड़ता है, जिससे जियोस की शक्तियाँ वापस लौट आती हैं और वो जवान हो चुके थे। अब ये दोनों भी बाहर आकर उन राक्षसों का सामना करने लगते हैं। बाहर क्रोनोस ने चारों तरफ तबाही मचा रखी होती है, और ये उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये उतने शक्तिशाली नहीं थे। इनके पास इनके हथियार भी नहीं थे, इसीलिए ये उसे रोक नहीं पाते और इनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ चल रही परसियस और एरिस की लड़ाई में परसियस एरिस को मार देता है, और फिर वो उन तीनों अस्त्रों को मिलाकर एक महाअस्त्र बना लेता है। अब वो अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर क्रोनोस की तरफ जाने लगता है। क्रोनोस परसियस को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन परसियस किसी तरह से उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उस अस्त्र को उसके शरीर के अंदर डाल देता है, जिससे कि एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है, जिससे क्रोनोस मारा जाता है और परसियस उसके अंदर से सही सलामत बाहर आ जाता है। अब बाहर आने पर परसियस से हेडिस मिलते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और अब उनके पास बहुत ही कम समय बचा है। दरअसल उनकी सारी शक्तियाँ क्रोनोस ने खींच ली थी, और वो थोड़ी बहुत शक्तियाँ उन्हें हेडिस ने दी थी,
थी जिनका असर अब खत्म होने लगा था, यानी अब ज्यूस कभी भी मर सकते थे। इसीलिए पर्सियस तुरंत अपने पिता से मिलता है, जहाँ पर उनसे कहता है कि हेडियस आपकी मदद कर सकता है। ज्यूस कहते हैं कि वो पहले ही कर चुका है और अब देवताओं का राज खत्म हुआ, अब किसी की कोई कुर्बानी नहीं होगी। ज्यूस अपने बेटे को बोलते हैं कि शुक्रिया मेरे बेटे, और इसके बाद वो मिट्टी बनकर उड़ जाते हैं। इसके बाद हेडिस पर्सियस से बोलता है कि मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं, क्या पता मैं उनके बिना ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद पर्सियस रानी एंड्रोमेडा के पास जाता है। दरअसल रानी एंड्रोमेडा पर्सियस से प्यार करती है, पर्सियस भी उससे प्यार करता है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं। अब आखिर में पर्सियस का बेटा पर्सियस से कहता है कि चलो पापा घर चलते हैं, हमें बहुत सारी मछलियाँ पकड़नी है। लेकिन पर्सियस उससे कहता है कि बेटा अब हम घर नहीं जा सकते, और वो उसे तलवार देता है। पर्सियस का बेटा जब उस तलवार को पकड़ता है तो वो बहुत भारी होती है। उसका बेटा कहता है कि पापा ये बहुत भारी है। पर्सियस कहता है कि तुम हीलियस हो, पर्सियस के बेटे और महान ज्यूस के पोते, क्या तुम इसका वजन संभाल पाओगे। हीलियस उस तलवार को ऊपर उठाता है और कहता है कि हाँ, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।